चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है. अपन ने देख लिया किस टाइप से सब होता है रिप्रोडक्शन में. अब रिप्रोडक्शन की हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे ध्यान रखते हैं वो इसमें पढ़ेंगे. You have learned about human reproduction system and its function in chapter number 3. Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal function. यानी reproductive health का मतलब हुआ कि जो भी reproductive organ है उनकी health कैसी है और उनकी functioning कैसी है, normal है या diseased है. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of the reproduction also. यानी इसके साथ साथ ये इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स पर भी काम करता है रिप्रोडक्शन के. According to World Health Organization WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. यानी physically भी, emotionally, behaviorally and socially. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called a reproductive healthy. फिजिकली तो हम समझ गए कि ऑर्गन्स हैं, उनमें कुछ बीमारी नहीं हो. फंक्शनली भी वही हुआ कि फंक्शन अच्छे से कर रहे हो. इमोशनली और बिहेवियरली सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बर्थ से पहले ही पता लगवा लेते हैं कि लड़की है कि लड़का है और उसके बाद अबॉर्शन कर देते हैं, तो ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है. ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, हरियाणा साइड में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल है ही नहीं, तो अब उनको शादी के लिए कोई नहीं मिलता है, तो उन्हें बाहर कहीं से लेकर आना पड़ती लड़कियाँ. तो ये हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट डालता है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिजिकल और इसके साथ में फंक्शन के साथ में इमोशनल, बिहेवियरली और सोशली भी देखा जाता है. वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट. लेट अस एग्जामिन देम. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज. India was among first countries in the world to initiate action plans and programs at national level to attain reproductive health as a social goal. यानी इंडिया कुछ कंट्रीज, वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज थी जो आगे आई थी पहले इस चीज़ के लिए, उसमें से इंडिया भी एक थी जिसमें बहुत सारे प्लान्स और प्रोग्राम बनाए गए थे नेशनल लेवल पर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल की तरह लिया जाए, यानी सब समझें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. जैसे कि इन प्रोग्राम्स को बोला गया था फैमिली प्लानिंग, जो 1951 में स्टार्ट हुए थे कि लोगों को जाके समझाया जाता था कि आपको फैमिली कैसे प्लान करना है. दे वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर पास्ट डिकेड्स. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care RCH programs बोला जाता है आजकल इनको, जो ये सब चीज़ें देखते हैं. Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society are the major tasks under the program. तो क्या क्या है, एक लोगों को अवेयर करना इस बारे में, ठीक है, हर जगह पर जाकर लोगों को बताना कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास हमारी गवर्नमेंट में, और क्या क्या हम सपोर्ट कर पाते हैं इनके, ये सब इनके टास्क होते हैं. With the help of audio, visual and print media, government and non-governmental agency have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspect. यानी ये लोग गाँव जाते हैं बहुत लोग, कुछ और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कुछ NGOs होते हैं जो ये काम करते हैं. तो ऑडियो विजुअल तरीके से या तो टीवी के थ्रू या स्पीकर्स के थ्रू उनको समझाते हैं या फिर प्रिंटेड उनको निकाल के दिखाते हैं. Parents other than close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. तो पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप घर में किस तरीके से समझाते हो बच्चों को. क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स. Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects. बहुत सारी जगहों में सेक्स एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, बहुत जल्दी सब जगह पर आ जाएगा, अभी कम जगहों पर है. तो उसमें भी बच्चों को जो भी राइट इन्फॉर्मेशन रहती है एज अ यंग, तो उनको पता चल जाता है ताकि वो बाकी जो मिथ्स हैं या लोग जैसा बोलते हैं मिसकंसेप्शन जो होते हैं, मिसकंसेप्शन मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम मान लेते हैं पर वो सच नहीं होते, जैसे भ्रम टाइप का जो होता है एक वो.
प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, यानी एक एज के बाद में जो चेंजेस बॉडी में आना स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बताना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती हैं, ठीक है, जो सेक्स की वजह से डिजीजेस लग जाती है, STD जैसे एड्स वगैरह, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of desired size। यानी इसके बाद जो एजुकेटिंग पीपल हैं या जो फर्टाइल कपल्स हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है या जो अब बर्थ के बारे में सोचने वाले हैं, उनके बारे में अगर पढ़ते हैं तो उनको क्या क्या बताना ज़रूरी रहता है कि कितने बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में, ठीक है, कब बच्चा करना है, अगर आपको 2 करना है तो बीच में कितना स्पेस देना है, ये सब चीज़ें उनको समझाना। फिर प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करना है और बर्थ होने के बाद भी मदर की केयर यानी पोस्ट नेटल केयर कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल चाइल्ड को मिलना चाहिए, ये सब एक सोशली हेल्दी कॉन्शियस फैमिली में आ जाता है डिज़ायर्ड साइज में। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, 2nd नंबर पे, अब 1st पे आ जाएगी अगर ऐसे ही होता रहा तो। उसके बाद कुछ सोशल इवल जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्स से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स में रेप्स आ जाएंगे, इन सब के बारे में सोसाइटी को क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेना है। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। तो इसके लिए बहुत सारी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो लगेंगी, जैसे कुछ प्रोफेशनल हो कोई जो समझाए उनको, जिसको पहले खुद जानकारी हो, ठीक है, तो कोई प्रोफेशनल हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो यानी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हो या स्कूल्स में ये सब चालू करा जाए, या और मटेरियल हो आपके पास समझाने का। These are the essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problem like pregnancy, deliveries, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility। ये कुछ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी, उसके बाद डिलीवरी, फिर STDs यानी सेक्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या सेक्स से ट्रांसफर्ड जो डिजीजेज हैं, फिर अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी, जिसको बेबी नहीं हो रहा होता है वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता था, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है मदर की बॉडी के अंदर, अपन ने पढ़ा है जो बेबी रहता है वो प्लेजेंटा और सब होता है और उसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो इस टेस्ट में वो थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर उसमें बच्चे के क्रोमोसोम पता चल जाते हैं। अगर XX रहेगा तो पता चल जाएगा कि फीमेल चाइल्ड है और XY रहेगा तो मेल चाइल्ड है, तो लोग पहले पता लगवा लेते थे। तो इस पर अब बैन लगा दिया गया। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जाओ और वो आपको बता दें, बहुत रेयरली होता है और वो भी अवैध होता है। अगर किसी को पता चल जाए तो उनको जेल हो सकती है, बहुत लंबे टाइम की होती है। तो एमनियोसेंटेसिस एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट था जो क्रोमोसोमल पैटर्न बता देता था और पता चल जाता था कि क्या है। ये इलीगली हो गया है। टू इलीगली चेक increasing female feticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this connection. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agency to find out new methods or to improve upon existing one. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for female, was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, India। इसको अंडरलाइन कर लेना। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया गया था फीमेल्स के लिए जो इंडिया में ही बना है, ठीक है। साइंटिस्ट ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ इंडिया में इसे बनाया है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs and overall increased medical facilities
फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी इससे क्या होगा, बेटर अवेयरनेस होगी लोगों को। एक तो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ाना, यानी बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर डिलीवरी डॉक्टर्स नहीं करते क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, क्लिनिक नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो अभी भी जो पहले के ज़माने में जैसे करते थे, वहाँ पर जो आसपास की बुढ़ी औरतें होती हैं ना, वही डिलीवरी करवा देती हैं। तो इसमें चांसेस रहते हैं मदर की डेथ के, तो उनको ज़्यादा केयर प्रोवाइड कराना, तो इससे मैटरनल और इन्फेंट दोनों की मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, यानी जो मम्मी है उसकी भी और जो बच्चा होने वाला है उसकी भी डेथ रेट कम हो जाती है। बहुत सारे कपल्स अब ऐसे हैं जिनकी एक स्मॉल फैमिली है, यानी सिर्फ 1 या 2 बच्चों तक वो रुक गए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और जल्दी डिटेक्शन हो जाना, अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसफर्ड बीमारी लग गई है, ठीक है, तो उसका जल्दी, जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा उतनी जल्दी उसका क्योर हो जाएगा। जैसे एड्स है, उसका तो कोई क्योर नहीं है, एड्स हो गया है तो फिर तो सामने वाला मरेगा ही, भले कितने भी साल में मरे, 10 साल लगे या 1 साल में, पर वो मर जाएगा। पर उसके अलावा भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है जिनमें हम कुछ कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने से जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सुधर जाएगी। Population explosion and birth control. In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of people. जो लास्ट सेंचुरी में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में बहुत डेवलपमेंट हो गया पहले से, तो उससे हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैज़ एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पर इससे क्या हुआ है कि जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती जा रही है, लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो लोग अगर बहुत सारे बच्चे करते भी थे तो उसमें से आधे ऐसे ही मर जाते थे थोड़ी थोड़ी एज के बाद में, कुछ ना कुछ बीमारी से ऐसे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। लेकिन अब क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है, तो हम जैसे तैसे करके इंसान को बचा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, अंदर बहुत सारे स्टेंट्स डले होते हैं उनको, पर वो जिंदा होते हैं, तो हम कैसे भी करके अब बचाना सीख गए हैं। तो हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हुई है तो पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1990s में ये 2 बिलियन थी, जो 2000 तक आते आते 6 बिलियन हो गई, यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। Our population which was approximately 350 million at the time of our independence, यानी उस टाइम पर 350 मिलियन थी, जो क्लोज टू बिलियन होते होते 1 बिलियन हो गई थी 2000 में, ठीक है, 2000 में 1 बिलियन हो गई थी। That means every 6th person in the world is an Indian. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate as well as increase in number of people in reproductive age are probable reasons for this. तो इसके रीजंस क्या हैं कि डेथ रेट लोगों की कम हो गई है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी भी कम हो गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो गई है, तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। थ्रू आवर RCH प्रोग्राम्स, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू 201 सेंसस रिपोर्ट, the population growth rate still around 1.7%, that is 17 by 1000 per year, a rate at which our population could double in 33 years, यानी आने वाले 33 साल में तो ये पूरी डबल हो जाएगी। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, food, shelter and clothing, in spite of the significant progress made in those area। और अगर इसी रेट से बढ़ती रही तो हमको जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इनकी भी बहुत एब्सेंस हो जाएगी, यानी ये भी हमको नहीं मिलेंगे, भले ही हम कितनी भी प्रोग्रेस कर लेंगे, जो कुछ बेसिक मटेरियल है वो ख़त्म होता जाएगा। अभी भी लोगों को रहने की दिक्कत स्टार्ट हो गई है, ठीक है, मकान नहीं मिलते हैं, कितने अपन जंगल काटेंगे, तो लोग फिर ऐसे ही बना के रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना के रहते हैं, तो फिर ऐसे स्लम एरियाज़ बन जाते हैं, झोपड़ी बन जाती है फिर पूरे एरियाज़ में। यही होता है, अगर किसी के पास रहने की फैसिलिटी अच्छी होगी तो कोई भी ऐसे नहीं रहेगा। अब क्योंकि पॉपुलेशन इतनी और घर इतने नहीं है तो लोगों को रहना पड़ता है, तो इस हिसाब से अगर ग्रोथ रेट बढ़ती रही हमारी पॉपुलेशन तो हमको बहुत कमी हो जाएगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। Therefore, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। तो अब क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने ली थी।
The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by the use of various contraceptive methods. यानी उन्होंने अलग अलग मेथड से लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि आपको स्मॉलर फैमिली रखना है, जितनी छोटी फैमिली होगी उतना अच्छा रहेगा. जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बहुत टाइम पहले, अभी तो नहीं दिखते पर कुछ टाइम पहले तक मीडिया में, वॉल्स पे अभी भी कुछ कुछ दीवारों पे लिखा हुआ दिख जाता है, जिसमें हैप्पी कपल बताए जाते थे 2 बच्चों के साथ में, और उसमें स्लोगन दिया जाता था हम 2 हमारे 2, वी 2 और अवर 2. ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये लिखा हुआ अभी भी मिल जाएगा. बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली यंग होते हैं. अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म. तो आजकल एक ही बच्चे का भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि सिंगल रखना है. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentive given to couple with small families are 2 of the other measures taken to tackle this problem. उसके बाद शादी की एज थोड़ी बढ़ा दी गई, फीमेल्स के लिए 18 कर दी गई थी और मेल्स के लिए 21 कर दी गई थी. नहीं तो बहुत, अगर अर्ली एज में आप कर देते हो और अर्ली एज में ही उनको बच्चा हो जाता है तो उसको समझ नहीं होती कि अब इसको कैसे रखना है. ठीक है, तो ये एज भी बढ़ा दी गई. तो ये कुछ मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे. लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली. इसको अंडरलाइन करना. ये कॉन्ट्रासेप्टिव की डेफिनेशन है. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या होना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कहीं भी आप शॉप पे जाओ तो आपको मिल जाए ईजिली. इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए या कम साइड इफ़ेक्ट हो अगर हो भी तो. इट शुड बी इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र. यानी वो जो भी यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहा है वो उसकी सेक्शुअल एक्ट के बीच में ना आए. अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल. इसमें से क्या क्या होंगे? कुछ है जो नेचुरल ट्रेडिशनल हम यूज़ करते हैं, फिर होते हैं बैरियर्स, फिर आईयूडीज, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स. तो सबसे पहले आता है नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. ये नेचुरल मेथड है जो हम सोच समझ के करते हैं. इसका प्रिंसिपल ये रहता है कि ओवम और स्पर्म को मिलने ही ना दिया जाए. सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज़ जो प्रेगनेंसी को रोकेगी. ठीक है, प्रेगनेंसी को होने से रोकने वाली चीज़ों को हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे. तो इसका सबसे अच्छा मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. is one such method in which the couple avoid or abstain from coitus from day 10th to 17th of the menstrual cycle when ovulation would be expected. तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि 14th डे पर ओवम रिलीज हो जाता है. ठीक है, बीच में साइकिल के ओवम रिलीज होता है. तो एक सेफ पीरियड लेके चलते हैं 10 से, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है तो उसके 10th डे से 17th डे तक जो भी कपल्स होते हैं वो सेक्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके बीच में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ओवम निकला हुआ होगा. ठीक है, और अगर ओवम है और उसी टाइम पे स्पर्म भी जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. तो अगर प्रेगनेंसी किसी को अवॉइड करना है तो वो ये डेज को काउंट करके रखते हैं 10 से 17 तक बीच के लिए. ठीक है, जिसमें ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है. एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. और अगर किसी को प्रेगनेंसी चाहिए होती है, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए कर रहे होते हैं कि हाँ अब ये टाइम है प्रेग्नेंट होने का, तो वो भी इस टाइम में सेक्स करना सूटेबल समझते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं. इसको फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है. देयरफॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड. Withdrawal or coitus interruption is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. Lactational amenorrhea, absence of menstruation method is based on the fact that the ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. एक पीरियड होता है जब बेबी की बर्थ हो जाती है और जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, इसको लैक्टेशन बोलते हैं. तो जितने टाइम तक वो, मान लो 6 महीने तक तो मानते ही हैं, जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक उसे मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होते हैं. तो ये टाइम ऐसा रहता है जब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम. ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हो भी सकता है. पर ये एक नेचुरल मेथड है जिसको लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं कि एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन और ऑलमोस्ट नील. तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक कॉन्सेप्शन के चांसेस नील रहते हैं. लेकिन ये सिर्फ 6 मंथ तक इफेक्टिव माना गया है, उसके बाद चांसेस हो जाते हैं. तो ये एक चांस प्रोसेस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है.
इसको भी अंडरलाइन करना, इट इज़ इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, यानी बर्थ से लेके 6 मंथ तक ही ये काम करता है. As no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil. Chances of failure though this method are also high. अब क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई भी मेडिसिन और डिवाइस यूज़ नहीं करा है, इसलिए हम इसको नेचुरल मेथड बोलते हैं. ठीक है, नेचुरल इसलिए क्योंकि हम सोच समझ के कर रहे हैं, हम इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे. अब आते हैं बैरियर्स. तो बैरियर मेथड में क्या होता है? बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीटिंग से रोक दिया जाता है. ठीक है, बैरियर लगाना किसी चीज़ में मतलब कुछ चीज़ बीच में लगा देना, जिससे इधर की और उधर की चीज़ें, जैसे रोड पे हम बैरियर लगा देते हैं, अगर रोड पे कुछ काम चल रहा होता है तो नगर निगम वाले बैरियर लगा देते हैं. तो बैरियर मेथड में क्या होता है? सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कॉन्डम्स. ये बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तो ये थिन लैटेक्स या रबर शीट के बने होते हैं. ठीक है, और ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं. वैसे मोस्टली मेल यूज़ करते हैं इसको. ठीक है, मिल जाते हैं दोनों के लिए. तो मेल पेनिस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं और फीमेल सर्विक्स और वेजाइना को जस्ट बिफोर कोइटस. दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. तो इससे कंसेप्शन रुक जाता है, यानी जो स्पर्म रहता है अगर वो निकलता भी है तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, वो उस रबर की उसमें रह जाता है. तो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल. यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs एंड एड्स. तो इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि प्रेगनेंसी रोकने के साथ साथ ये किसी भी टाइप की सेक्सुअल बीमारी से भी बचाता है. आपको उसकी फिजिकली कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो अगर किसी को STD है यानी किसी एक पार्टनर को कुछ सेक्सुअल बीमारी है तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी. बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, यानी इसको यूज़ करके फेंका जा सकता है, डिस्पोजेबल होते हैं. कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, यानी खुद इसको लगाया जा सकता है और इसलिए यूज़र को प्राइवेसी देते हैं. इसके साथ साथ डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स भी कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो रबर के बने होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगा दिए जाते हैं, जो सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं. दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. तो ये भी वही काम करते हैं, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं. ये रीयूजेबल होते हैं. इसके साथ साथ कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, कुछ जेलीज आती हैं और फोम्स आते हैं जो इन बैरियर्स के साथ लगा दिए जाते हैं, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है. फिर देखें तो कुछ अनादर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड्स इन यूज़ ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. अब इसके बाद आते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. इसको नाम से देखो, इंट्रायूटेराइन यानी यूटरस के अंदर लगने वाले जो डिवाइसेस होंगे उन्हें इंट्रायूटेराइन बोलेंगे. दीज आर द डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटरस थ्रू वेजाइना. तो ये डॉक्टर्स ही लगा सकते हैं. ठीक है, इसे वेजाइना के थ्रू अंदर यूटरस में लगा दिया जाता है. डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट नर्स है अगर जो यही काम करती है तो वो लगा सकते हैं, आप खुद नहीं लगा सकते हो इसको. ये डिफरेंस है बैरियर मेथड और इसके बीच में. बैरियर मेथड में आप उसे खुद लगा सकते थे, इसमें आप खुद नहीं लगा सकते हो. तो इसमें क्या क्या कराते हैं? ये प्रेजेंटली अवेलेबल है. कैसे? नॉन मेडिकेटेड IUDs, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs जिन्हें CUT, CU7, मल्टीलोड 375 जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो उसके एग्जाम्पल है, याद करना है. और हार्मोन रिलीजिंग IUDs जैसे प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20. IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस. तो IUDs क्या काम करते हैं? स्पर्म को मार देते हैं. जैसे स्पर्म अंदर आता है यूट्रस में उसको ख़त्म कर देते हैं. फिर CU रिलीजिंग वाले जो हैं, यानी कॉपर जिसमें रिलीज हो जाएगा, वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, यानी स्पर्म के मूवमेंट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं. तो स्पर्म मूवमेंट ही नहीं कर पाता है, जिससे कैपेसिटी फर्टिलाइज करने की ख़त्म हो जाती है. फिर जो हार्मोन रिलीजिंग वाले होते हैं वो भी कुछ हार्मोन्स को ऐसा रिलीज करते हैं कि हमारा यूट्रस प्रेगनेंसी कर ही नहीं पाता है. अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्वाइक्स, हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म. IUDs are ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला मेथड है. ये उन फीमेल्स के लिए अच्छा है जो कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं
या फिर थोड़ा स्पेस देना चाहती है चिल्ड्रंस में। कुछ लोग होते हैं जिनके कंटिन्यूस प्रेगनेंसीज होती हैं, अभी एक बच्चा हुआ 2 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो किसी किसी क्या बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में क्या रहता है, स्पेस नहीं रहता है बच्चों के बीच में बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल बॉडी के लिए भी ये चीज़ ख़राब रहती है कंटिन्यूस प्रेगनेंसी, क्योंकि 9 मंथ्स उसको रखना, फिर डिलीवरी होना, फिर डिलीवरी एक बार होती है तो उसके साथ में बहुत चीज़ें होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, टाँके लगते हैं, और उसके बाद फिर से आप प्रेग्नेंट हो गए, फिर वही सेम चीज़, तो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसमें कैसे यूज़ करते हैं इसको, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स। एक और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिसको माउथ के थ्रू लिया जाता है, गोली के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में, उसे ओरल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें या तो प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में कुछ टैबलेट्स आके हैं, पिल्स बोलते हैं जिसको, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ये टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ करी जाती है और इन्हें मोस्ट पॉपुलरली पिल्स बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर भी कभी बताता है तो वो पिल खाने के बारे में बोलता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, यानी 21 दिन तक रोज़ आपको ये पिल्स लेनी होती है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो उसी टाइम से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, और जब तक फीमेल चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी टली रहे तब तक उसको ये टैबलेट्स रोज़ लेना है। दे इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, यानी ये क्या करती है, एक तो ओव्यूलेशन नहीं होने देती फीमेल्स में, तो ओवम ही नहीं निकलता है, तो स्पर्म आ भी जाएगा तो फर्टिलाइज किसको करेगा, या फिर ये सर्वाइकल म्यूकस को इतना थिक कर देती है कि स्पर्म की एंट्री अंदर नहीं हो पाती है। पिल्स काफ़ी इफेक्टिव होती है, इनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। एक ये पिल्स होती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एक पिल्स आती है अबॉर्शन की, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दोनों पिल्स अलग अलग होती हैं, वो लोग बिना पूछे अगर खा लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, और अबॉर्शन के साथ साथ कई बार जो अंदर के सिस्टम्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक। तो वो वाली पिल्स अलग होती हैं, ये इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये बहुत वेल एक्सेप्टेड है फीमेल्स में। इसका एक एग्जाम्पल है सहेली नाम से एक टैबलेट आती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये, फीमेल्स की नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, वंस अ वीक है ये, यानी पूरे हफ्ते में एक बार लेने वाली पिल है। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। प्रोजेस्ट्रॉन अलोन ऑन इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, तो इसको इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, इम्प्लांट्स के जैसे स्किन के अंदर लगा भी सकते हैं, और इनका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर रहता है पिल्स के जैसे ही। Administration of progesterone and progesterone estrogen combination within 72 hours of coitus have been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they have been used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। यानी अगर किसी ने कोइटस करा है, मान लो कोई है जिसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा है या किसी का रेप हुआ है, तो अगर 72 घंटे के अंदर अंदर हम ये टैबलेट दे देते हैं तो भी प्रेगनेंसी टल जाती है। ये मोस्टली रेप के केसेस में दी जाती है या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब जिसने किसी भी टाइप का बैरियर यूज़ नहीं करा होता है या किसी भी टाइप की पिल्स पहले से खा के नहीं रखी होती और जिसमें चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट होने की, ठीक। तो मोस्टली रेप केसेस में यूज़ करते हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है किसी के बारे में। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी रिपोर्ट करवा देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो अगर 72 घंटे के भीतर पता चल जाता है तो इसको देकर प्रेगनेंसी को हम टाल सकते हैं, ठीक। फिर होते हैं कुछ सर्जिकल मेथड्स जिनको स्टेरलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जनरली एडवाइज रहते हैं मेल और फीमेल पार्टनर के लिए, जो टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। इसमें ट्यूबैकोटॉमी करी जाती है फीमेल्स के लिए और वैसेक्टॉमी करी जाती है मेल्स के लिए। ये डायग्राम के थ्रू समझो। ट्यूबैकोटॉमी में देखो जो फेलोपियन ट्यूब है उसके एंड को कट करके टाके लगा देते हैं, दिख रहा है। तो क्या होता है, मान लो अगर ओवम यहाँ से निकलता भी है और इस ट्यूब में आता भी है तो यहाँ से कट लग गया है तो इसके बाद तो आगे जा नहीं पाएगा, तो प्रेगनेंसी के चांस ख़त्म। और जो मेल्स है उसमें भी देखो डायग्राम में वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया है। तो मान लो अगर उस टेस्टिस में स्पर्म बन भी रहे हैं तो भी स्पर्म ऊपर आ नहीं पाएंगे क्योंकि कट लग गया है। तो दोनों केसेस में प्रेगनेंसी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं।
तो इसमें क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो जो गैमीट्स हैं यानी फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, जब वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा ऊपर तक तो प्रेगनेंसी के चांस खत्म हो जाएंगे। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड दैट इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबैकोटोमी। ठीक है, इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रोटम, whereas in tuberculomy a small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective but their reversibility is very poor, यानी इफेक्टिव बहुत होती है पर ये रिवर्सिबल नहीं होती है। जैसे कि पिल्स का ऐसा है कि आप खाओ जब तक आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, फिर आप बंद कर दो तो आपके प्रेगनेंसी के चांस हो जाएंगे, पर ये एक बार कट लग गया है और एक बार टाके हो गए तो इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, फिर आप जाके उसको ठीक नहीं करवा सकते हो। तो ये उन लोगों में होता है जो आप जानते हैं कि उनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, इसको नसबंदी बोलते हैं। नसबंदी कराई जाती है ना, वो ये होता है। ठीक है, नसबंदी मतलब एक नस बांध दी जाती है, तो वो नस नहीं होती, ये वाली ट्यूब्स होती है जिनको काट के बांध दिया जाता है, तो जो ओवम और स्पर्म होते हैं वो ऊपर तक आ ही नहीं पाते हैं। तो ये वो लोग करवाते हैं जिनको आगे कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होना होता, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनका यूज़ किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से पूछ कर ही करना चाहिए कि क्या एज में कर सकते हैं, किस एज से स्टार्ट करना है, कैसे करना है और कब करना है। इट मस्ट बी ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। वन इज फोर्स्ड टू यूज द मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects. इनके possible ill effects यानी side effects क्या हो सकते हैं? Nausea मतलब होता है घबराहट और vomiting जैसे फीलिंग होना। ठीक है, abdominal pain यानी जो जितना भी नीचे का पोर्शन होता है कमर से नीचे का, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होना। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इरेगुलर हो जाती है, पीरियड्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा या बिना पूछे किसी से लेता है तो ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो इनको टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी अगर कोई यूज़ भी कर रहा है तो पहले उसे किसी मेडिकल उससे सलाह लेना चाहिए, किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल से। और मोस्टली ये पिल्स के लिए और जो भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं उनके बारे में है कि उनको पूछ के ही, क्योंकि उनको लगाते भी डॉक्टर्स ही हैं, तो उनसे एक बार सलाह कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ये एक नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो हम उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, हम जिस भी रीज़न से कर रहे हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में पहले पूछ लेना चाहिए किसी से और उसके बाद इनका यूज़ करना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। यानी अगर कोई जानबूझकर करे या फिर किसी डॉक्टर की सलाह से वॉलेंटरी करा जाए, दोनों केसेस में फुल टर्म के पहले प्रेगनेंसी के अगर ये चीज़ करते हैं तो इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। यानी पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन MTPs करी जाती हैं। बहुत सारे रीजंस रहते हैं उसके, कई बार मदर के लिए हार्मफुल होती है वो चीज़, कुछ बीमारी होती है अगर जो ट्रांसफ़र हो सकती है इसलिए करते हैं, बहुत सारे केसेस रहते हैं। Obviously, MTP has significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose। MTP भी population decrease करने में help करती है पर उसका purpose ये नहीं होता है। ठीक, whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। ये एक बहुत debatable question है क्योंकि बहुत सारी countries हैं जहाँ पर abortion legal नहीं होता है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे इमोशनल, एथिकल, कल्चरल बहुत सारी टाइप की वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं। फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा रिलीजियस ज़्यादा हैं वो लोग, तो वो लोग भी वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि शायद नीदरलैंड है या कोई एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर नहीं करवा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली वहाँ पर एक इंडियन डॉक्टर की डेथ हो गई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन नहीं करने दिया गया
जबकि उनको पता था कि उसकी डेथ हो सकती है उस वजह से। तो अबॉर्शन ज़रूरी था पर उन लोगों ने मना कर दिया। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए ये अभी भी लीगलाइज करना है या नहीं करना है, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971, इसको अंडरलाइन कर लेना। इंडिया में 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया था, पर इसके साथ में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी गई थी जिससे इसका मिसयूज़ ना हो। सच restrictions are all more important to check indiscriminate and illegal female feticide which is reported to be high in India। तो ये रूल्स क्यों बनाए गए थे? क्योंकि इंडिया में क्या हुआ, फीमेल अबॉर्शन ज़्यादा स्टार्ट हो गया। जैसे उनको पता चलता था कि फीमेल चाइल्ड है तो वो अबॉर्ट करवा देते थे। तो इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं फीमेल फीटिसाइड के, तो इसलिए कुछ रूल्स रखना ज़रूरी हुए। Why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or the failure of contraceptive use during coitus or rapes। एक मैटर ये भी रहता है कि किसी को रेप के थ्रू अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसका अबॉर्शन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर टाइम से पता चल जाता है तो। MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to mother और टू फीटस और बोथ। और ये उन केसेस में भी ज़्यादा यूज़फुल है जिसमें अपने को पता है कि प्रेगनेंसी मदर के लिए भी हार्मफुल है, जो अंदर बेबी है उसके लिए भी हार्मफुल है, या दोनों की डेथ इसमें पॉसिबल है। तो अगर किसी एक को बचाना है तो हम ऑब्वियसली अबॉर्शन करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो बच जाए। MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहला ट्राइमेस्टर, यानी 3 महीने तक इसको सेफ माना जाता है। अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सिर्फ 3 महीने तक अबॉर्शन सेफ होता है कि उसमें आप इजीली अबॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है ऐसे। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, और इसके बाद थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। एक ट्रेंड ये भी है कि लोग कहीं पर भी जाके अबॉर्शन करवा लेते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे थोड़ा महंगा रहता है, कुछ फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं कि ये इलीगली तो नहीं करवा रहे हैं, तो लोग इलीगल करने के लिए किसी भी डॉक्टर से करवा लेते हैं। और जो डॉक्टर इलीगली ये करते हैं वो ज़्यादातर अनक्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, जिनके छोटे मोटे से कुछ क्लिनिक होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। जैसे अगर पेट में ही है बच्चा और इनने एमनियोसेंटेसिस करवा के देख लिया, एमनियोसेंटेसिस से क्रोमोसोम पता चल गया जिससे हमको पता चल गया कि बेबी मेल है या फीमेल, तो दूसरा रीज़न ये था। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय MTP, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, तो ये इलीगल है, ठीक है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस, तो ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहता है। अबॉर्शन में तो देखा ऐसा रहता है कि जो बेबी रहता है वो फॉर्म नहीं हुआ होता है पूरे तरीके से, तो जब अबॉर्ट करके उसको निकाला जाता है तो वो पीसेस में बाहर निकलता है, ठीक है। अगर कुछ बन गया है उसका थोड़े बहुत हाथ पैर या कुछ, तो वो सब कट के अलग निकलता है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। तो एक ये मदर के लिए पहले ही हार्मफुल है ये प्रोसेस, जितना हो सके नहीं करवाना चाहिए। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करवाना पड़ रहा है तो बहुत क्वालिफाइड जगह से ही करवाना चाहिए, तो क्योंकि ये दोनों के लिए डेंजरस हो जाता है। फिर इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिजर्व द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आप अगर जाते हो इस चीज़ का पता करने, तो वो आपको पूरी चीज़ें बैठ के समझाते हैं, इससे जुड़ी हुई रिस्क जितनी भी है वो सब भी, ताकि आप एक सही से डिसीजन ले पाओ। फिर है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs। डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या इनको वेनरियल डिजीजेज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोला जाता है, ठीक, जो सेक्शुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको अंडरलाइन करना। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियास, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and of course the most discussed infection in recent year HIV leading to AIDS। ये कुछ मेन डिजीजेज हैं या इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments with infected persons, transfusion of blood from an infected mother to fetus too,
यानी कि इसमें से 2 इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी और HIV ऐसे हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा अगर किसी को एक ही निडल से बार बार यूज़ कर रहा है, कोई डॉक्टर एक ही निडल से सबको लगा रहा है, तो भी फैलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेम यूज़ करे गए हैं, सर्जरी करते टाइम एक ही ब्लेड, एक ही वो सब सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे गए हैं, तो भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करने जाते हो तो वो आपके सब टेस्ट लगा के देखते हैं, उसमें से एक टेस्ट होता है HIV का, नहीं तो इससे भी चांस रहता है कि आप किसी को ब्लड डोनेट करो और आप HIV भी डोनेट करके आ जाओ। फिर ये मदर से बेबी में भी हो सकता है, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो ये बेबी को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो ऐसे लोग रहते हैं फिर उनको मना कर दिया जाता है प्रेगनेंसीज़ का, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है, वो भी डेथ होना ही है एड्स में, फिर बेबी भी आगे जाके डेथ होना ही है एड्स में, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमेबल रहता है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early. ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV जो एड्स रहता है, ये तीनों क्यूरेबल नहीं है, यानी इनका कोई भी हम अभी तक क्योर नहीं ढूंढ पाए कि कैसे ठीक होना है। इसके अलावा सारे इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? अर्ली सिम्टम्स आर मोस्ट ऑफ द माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, थोड़ा स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन एसिम्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। यूजुअली अगर ये इन्फेक्शंस फीमेल में है तो अनडिटेक्टेड रहता है क्योंकि उसको सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए बहुत बार पता नहीं चल पाता है। Absence or less significant symptoms in early stage of infection and social stigma attached to STDs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. अब एक तो ये कि अगर किसी को सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसी कुछ बीमारी है। दूसरा कि इससे एक सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है, यानी अगर किसी को इस टाइप की बीमारियां होती भी हैं तो वो मोस्टली डॉक्टर को नहीं दिखाने जाता है, क्योंकि एक सोशल वो रहती है कि लोगों को शर्म आती है ये चीज़ दिखाने में। इस टाइप का कोई इन्फेक्शन, अगर बहुत टाइम तक एड्स के लिए भी बहुत प्रचार करना पड़ा था गवर्नमेंट को, ताकि लोग सामने निकल कर आए कि भाई किसी को है अगर तो, और उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करे गए थे जिसमें बताया गया था कि एड्स ऐसे साथ में बैठने से नहीं फैलता है। क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे किसी को पता चला किसी को एड्स है तो उसको एकदम आइसोलेट कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसे ही फैलने वाली बीमारी है। तो एक इससे सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ होता है, तो लोग क्या है टाइमली डिटेक्शन नहीं करवाते हैं जाके इसका। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर। अब इससे बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID या अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ऐसी प्रेगनेंसी, यूजुअली हम प्रेगनेंसी में देखते हैं कि जो फीटस रहता है वो यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है और वहीं पे ग्रो करता है, ठीक है, देखा है हमने, सेल बन जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जिस जगह पर प्रेगनेंसी होना चाहिए उसके अलावा कहीं पर भी जाके वो अटैच हो जाता है, तो मतलब फिर वो बेबी का फॉर्मेशन होता ही नहीं। स्टिल बर्थ्स भी यही रहता है कि बेबी फॉर्म ही नहीं होता है, तो वो आगे चलकर फिर अबॉर्ट ही होता है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है इससे, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आगे चल के ये कैंसर का फॉर्म भी ले सकते हैं। STDs आर अ मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs। तो जो reproductive health care programs हमने कल पढ़े थे उसके अंडर में STDs के भी क्योर और प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among person in the age group 15 to 24 years। वैसे तो किसी को भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते ही हैं पूरे टाइम, पर ये एक यंग एज में होने वाली ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इसी एज के बताए गए हैं 15 से 24 ईयर्स तक के। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, डोंट पैनिक, प्रिवेंशन इज इन योर हैंड्स, यू कुड बी फ्री फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस इफ यू फॉलो सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। In case of doubt, go to a qualified doctor for early detection and then complete treatment if diagnosed with disease। इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि मंथली चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, मोस्टली फीमेल्स को करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स फीमेल में दिखाई नहीं देते और जब तक दिखाई देते तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है, ठीक। तो अर्ली डिटेक्शन तो तभी होगा जब आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाओगे, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी फीमेल डॉक्टर को दिखाने से ये सब चीज़ें पता चल जाती है। तो एक इसमें इस पैराग्राफ में से क्या क्या याद रखना है, एक तो
ये कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, है ना, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब। और एक चीज़ कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और HIV क्यूरेबल नहीं है, इनको ठीक नहीं करा जा सकता है। लिख लो, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स आर नॉट, HIV आर नॉट क्यूरेबल। Infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile का मतलब होता है unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation, यानी जिनके बच्चे नहीं होते हैं। बहुत सारे infertility centers होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे पूरी जांच करवाने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे कपल्स यहाँ पे भी, वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन दैट नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। तो मोस्टली इंडिया में इसके लिए फीमेल को बोला जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, पर जहाँ तक अभी तक देखा गया है ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम मेल की साइड से निकलती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स वगैरह could help in diagnosis and corrective treatment of some of the disorders and enable these couple to have children. However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children to a certain special techniques commonly called as assisted reproductive technologies. यानी नॉर्मली अगर वो हेल्प कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अलग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। इनको बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है इन विट्रो। इन विट्रो में अपन कुछ 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। इन विट्रो में आता है, इन विट्रो मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट ऑफ द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन सच मेथड्स। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, जो भी फीमेल रहती है उसमें से ओवम ले लिया जाता है, या अगर कोई डोनर है तो उससे ले लिया जाता है, और जो भी हस्बैंड रहता है उससे स्पर्म ले लिए जाते हैं, डोनर या मेल जो भी है, उनको कलेक्ट करा जाता है और कलेक्ट करके उनको मिक्स करा जाता है जिससे जाइगोट की फॉर्मेशन हो सके। ये कंडीशंस लेबोरेटरी में करी जाती हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में ये बनती हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला जाता है। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और फिर जब एक जाइगोट बन जाता है, 8 सेल तक आ जाता है, तो उसको फिर से फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर उसकी ग्रोथ वहीं पर होती है। फिर है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू यूट्रस, IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। अब या तो इसको जिफ्ट के थ्रू यानी जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में रख दिया जाता है जहाँ पे उसके आगे ग्रोथ होती है, या फिर इसको डायरेक्टली यूटरस में रखा जाता है जिसको IUT बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जिससे उसका फर्दर डेवलपमेंट अंदर होता रहता है। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो एक पहले स्टार्टिंग में साइड में लिख लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिफ्ट और IUT। फिर है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनादर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट इज अनादर मेथड। यानी गैमीट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी सिर्फ गैमीट मतलब या तो सिर्फ ओवम है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है पर उसका इन्वायरमेंट अंदर ऐसा है कि वो बेबी को ग्रोथ दे सकती है, तो फिर ओवम किसी और से लेकर और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो इसमें ओवम को लैबोरेटरी में रखते हैं और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, उससे भी दोनों जाइगोट को फॉर्मेशन हो जाती है। इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of the male partner to inseminate or female due to low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination. In this technique, the semen collected either from husband or a healthy donor is artificially induced into the vagina or into the uterus. AI बोलते हैं इस टेक्निक को। इसमें सीमन अगर कोई डोनर है तो उससे कलेक्ट करा जाता है या फिर हस्बैंड से ही कलेक्ट करा जाता है, और फिर उसको आर्टिफिशियली वेजाइना या यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, फिर से इंजेक्शंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं फीमेल्स में।
तो इन वीवो में लिख लो साइड में, इन वीवो में 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, गिफ्ट और ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI, फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in a few centers in the country. अब क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, तो इसलिए ये फैसिलिटीज़ सिर्फ कहीं कहीं पर ही प्रेजेंट होती है, कुछ ही कंट्रीज़ में, कुछ ही सेंटर्स पर होती है, हर हॉस्पिटल में नहीं होती है. ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. अब क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है इसलिए बहुत लिमिटेड लोग ये चीज़ का यूज़ करते हैं. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड. Since the ultimate aim of all this procedure is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our law permit legal adoption and it is yet one of the best methods for couple looking for parenthood. यानी इन सब ऑप्शंस के बाद में जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का भी एक ही वो है कि चाइल्ड बियरिंग करना. तो जितने भी अडॉप्शन सेंटर हैं या ऑर्फनेज है यानी जो अनाथ आश्रम है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल होते हैं. तो गवर्नमेंट लीगल अडॉप्शन के बार बार कैंप्स लगाती रहती है, बहुत बार अडॉप्शन होते हैं, बहुत लोग अडॉप्ट करते भी हैं बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं. तो ये एक बेस्ट मेथड है अगर कपल्स जो पेरेंटहुड चाहते हैं, तो ये लास्ट मेथड फिर अडॉप्शन का बचता है.